नमस्कार, तेरी मेरी संगत में आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं सफलता की कहानी लिखी जाती है एंथुजियम से, लिखी जाती है समर्पण शक्ति से और लिखी जाती है संकल्प शक्ति से। कुछ ऐसी ही विशेषताओं को लिए आज जो शख्सियत हमारे सामने है वो है तेरापंथ युवक परिषद के वर्तमान महामंत्री सौरभ जी पटावरी, जो कि एक सफल बिजनेसमैन है, जो कि एक सफल गृहस्थी को चला रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए अनेक अनेक सपने देख करके जो आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं समाज सेवा का सपना, समाज के लिए कुछ ऐसा करने का सपना, एक ऐसा जज्बा लिए जिसका व्यक्तित्व है। आज मेरे साथ सौरभ जी पटावरी हैं, बहुत हार्दिक स्वागत उनका। नमस्कार सौरभ जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, आज अवसर मिल रहा है आज आपके साथ अपनी बात साझा करने के लिए। बिल्कुल, मैं आपको ले जाना चाहूंगी आपके बचपन में। थोड़ा सा मुझे 2-3 लाइनों में बताइए कि आपका बचपन कैसा था और अपने बचपन से क्या सीखा। पूनम जी, अगर बचपन की बात करूं तो मैं बहुत स्टूडियस और एक तरीके से रिजर्व्ड नेचर का, अच्छा। और एक तरीके से फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहा था। और एक ही गोल रहता था हमेशा कि अपने क्लास में टॉप करूं, और सीरीज ऑफ इवेंट जहां जहां अपने कॉलेजेस आए, जब आए, एक टॉपर के नाम से ही मैं जाना जाता था। अच्छा। ये यादें हैं बचपन की। मतलब आज मैं बात कर रही हूँ एक टॉपर से, जो कॉलेज में टॉप करता था, जो स्कूल में टॉप करता था और अपने आप को इस रूप में वो देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब आप पढ़ रहे थे तभी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपके पापा का देहावसान हो गया था जब आप एमबीए में थे, तो वो कैसा दौर रहा होगा आपकी लाइफ में। मैं समझ सकती हूँ एक बड़े बेटे के लिए बहुत अलग ढंग का वो दौर रहा होगा। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया उस समय में। पूनम जी, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ वही मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। और जैसे मैंने बताया, 23 साल की उम्र तक मेरा एक ही गोल रहता था कि मैं कैसे भी करके अपने क्लास में टॉप करूँ, या एमबीए में हम लोग टॉप करें। सीरीज में मैं आगे बढ़ता गया। 23rd एमबीए एज का था, एमबीए सेकेंड ईयर में मुझे जॉब मिला, और उसी टाइम जब पापा का आकस्मिक निधन हुआ तब जिंदगी बदल गई। तब एक जो लड़का था, एक स्टूडियस जो लड़का था, वो अचानक से एक दायित्वशील व्यक्ति बन गया, और फैमिली की तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ अचानक से मेरा पूरा ध्यान केंद्रित हो गया। तो आपको जब पापा नहीं रहे आपके, डेफिनेटली एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा साया हट जाना अपने आप में, मैं समझ सकती हूँ कि कैसा दौर, बुरा दौर आपकी लाइफ का रहा होगा। लेकिन उस समय आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया, उस टर्निंग पॉइंट को आपने कैसे लिया? क्योंकि एक तरफ आप जॉब करना चाहते थे, आप उसमें बहुत आगे थे, अपने कार्य में, अपनी पढ़ाई में बहुत आगे थे, तो आपने कैसे अपने आप को मोल्ड किया कि मैं अब जॉब नहीं करूंगा, अब मैं पापा का बिजनेस संभालूंगा? स्थितियाँ ऐसी हो जाती पूनम जी कि कभी सोचा नहीं होता है और ताकत ऊपर वाला दे देता है। उस टाइम पर फैमिली का सपोर्ट बहुत था, दादी माँ, मम्मी का बहुत सपोर्ट था, जो खुद इस इमोशनल चीज़ से गुजर रहे थे। उन्होंने खुद को तो संभाला ही साथ मुझे भी संभाला। और बिजनेस में ऐसा था कि पापा कभी भी ऑफिस में, मुझे याद नहीं कि कभी मैं उनके साथ बैठा भी हूँ, तो मुझे ABCD के साथ बिजनेस शुरू करना था। लेकिन बस एक ही चीज़ ध्यान थी कि पढ़ाई की है तो उसे बिजनेस में यूज़ करना है, फैमिली के लिए यूज़ करना है। फैमिली को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस मैंने उस टाइम पे दिया, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता। तो पढ़ाई ने आपके बिजनेस में, क्योंकि आप 23 साल के थे, एक छोटी सी उम्र थी आपकी, और उस समय में बिजनेस को ABC से शुरू करना और पापा के जाने के बाद, तो आपकी पढ़ाई ने कैसे हेल्प की उसमें? पापा का एक एस्टैब्लिश्ड एम्पायर था और उसको मुझे आगे ले जाना था। लेकिन जब एक प्रोपराइटर नहीं रहता है और उसके बाद जब नया फेस आता है उस बिजनेस में, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो एक ही चीज़ सीखी थी मैंने अपनी पढ़ाई से कि डाउन टू अर्थ रहना, और अपने धीरे धीरे लोगों के साथ, HR बोलते हैं MBA में, लोगों के साथ हम करें, क्योंकि जो कस्टमर थे वो हमारे एकदम समझ लीजिए यूपी बिहार के लोग थे। अच्छा। और वही हमारा कस्टमर बेस था। उनके साथ मिलकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रीमलाइन चेंजेस की बिजनेस में, बहुत सारे सेक्टर्स मैंने बदले, और 15 साल तक जो बिजनेस किया उसमें मल्टीपल टाइम्स को बिजनेस को मैंने आगे बढ़ाया। मैं मानता हूँ इस पे पापा का ही पूरा आशीर्वाद। देखिए, आशीर्वाद होना एक बात होती है, मैं मानती हूँ इस बात को, आशीर्वाद होता ही है बड़ों का। आपकी माँ ने आपका बहुत सपोर्ट किया, आपका सहयोग किया, और एक ऐसी दुविधाजनक स्थिति में वो खुद थी, उस समय भी आपको ऐसा सपोर्ट मिलना, ये आपके सौभाग्य की बात रही होगी। जो बिजनेस का एक टाइमलाइन होता है, उसी टाइम हमारे जो कंपटीटर होते हैं
अक्सर वो चाहते हैं कि वो बिजनेस पूरा का पूरा आपका जो बिजनेस है उनके पास चला जाए। तो ऐसा क्या रहा कि आपने कंपटीटरों को शांत किया, या फिर कंपटीटरों ने कहीं आपका सहयोग किया, या फिर किसी और ऐसे व्यक्ति ने आपका सहयोग किया जिसके बारे में आप सोचते हैं कि मुझे इसका सहयोग नहीं मिलता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता? इसमें मैं ये एक बात ऐड करना चाहूँगा कि व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसकी गुडविल कभी नहीं जाती है। जी। तो पापा का जो गुडविल है, मैं बताना चाहूँगा, आज भी मैं इतने सालों बाद भी इधर बैठा हूँ और उस मार्केट में हम जब बात करते हैं तो उनका नाम आज भी लिया जाता है। तो उनका जो गुडविल था उसमें कॉम्पिटिटर्स लोगों ने भी साथ दिया। अच्छा। कि भाई इसको हमें आगे बढ़ाना है, सपोर्ट करना है। तो सभी का मुझे सपोर्ट मिला। फाइनेंस, हमारा सूरत फाइनेंस एसोसिएशन करके ग्रुप है, सभी लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। और पापा के जितने भी वहाँ पर जान पहचान वाले लोग थे, कस्टमर ले लीजिए या साथ में सपोर्ट, सभी ने बहुत हेल्प किया, जिसकी वजह से मुझे उस तरह मतलब संघर्ष तो था लेकिन इतना संघर्ष नहीं झेलना पड़ा। जी। तो मतलब गुडविल बहुत काम आई आपके। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो हम देते हैं वो हमारे पास लौट करके आता है। 100%। तो ये लौटने वाली बात मैं बहुत यहाँ पे जोर दे करके कहना चाहूंगी कि जो हम देंगे निश्चित रूप से हमारे पास तो आएगा ही, हमारी आने वाली पीढ़ी के पास भी जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि बिजनेस ग्रो होना शुरू हो गया, आप बिजनेस में स्टेबल हो गए। एक टाइम के बाद जब आप स्टेबल हो गए तब आपको क्या लगा कि मुझे अब समाज की तरफ बढ़ना चाहिए? कौन सा वो वहाँ फिर टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आता है? क्योंकि जैसे मैं आपकी लाइफ को देख रही हूँ तो बिजनेसमैन होने के, सक्सेसफुली बिजनेस के 15 साल निकालने के बाद आपने समाज सेवा की तरफ मोड़ लिया। पूनम जी, ये बहुत सरप्राइजिंग मुझे भी कभी कभी लगता है जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। मम्मी हमेशा से तेरा पंथ महिला मंडल में जुड़ी हुई थी और दादी माँ का हमेशा से रहता था बचपन में कि हम 1 महीने में 4 समाई करें, शायद तक बीज उधर से बोए गए थे। और जैसे हमेशा से वो बोलते थे कि आप घर और ऑफिस सौरभ जाते हो तो कहीं ना कहीं समाज से भी जुड़ो। इनका ये भी रहता था कि आप टीवाईपी से जुड़ लो या टीपीएफ से भी जुड़ लीजिए। तो कहीं ना कहीं था। और एक दिन ऐसे ही कोई बात हमारे जनता में बात आई और 2019 में कार्यकाल शुरू हुआ तो मुझे एक समिति सदस्य के रूप में जोड़ा गया, जहाँ की मुझे पता नहीं था कि टीयूप में होता क्या है। 6 साल पहले की बात है। और बस भवन गया और वहाँ से सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने से शुरू किया और उसके बाद वो कारवां बढ़ता चला गया। और उसके बाद मुझे भी नहीं पता, एक प्रोजेक्ट आते चले गए, मैं उन्हें कंप्लीट करता चला गया और वो सीरीज ऑफ इवेंट आगे बढ़ता चला गया। मतलब सीरीज ऑफ इवेंट जो कॉलेज में किया करते थे वो 13 पंथ युवक परिषद में आकर के ठीक उसी तरह से आपका आगे बढ़ने लगा। आपने ब्लड डोनेशन का इतना बड़ा इवेंट किया और उसके बारे में बताइए, ब्लड डोनेशन के इवेंट से आपकी मतलब क्या एक्सपीरियंस है, आपकी कैसे एक्सपीरियंस रहे? जैसे मैंने बताया 2019 में मैं जुड़ा तयूब में, वहाँ पर मुझे प्रोजेक्ट दिया गया और प्रोजेक्ट करता चला गया। और 2 साल बाद ABTYP के जो वहाँ पर महामंत्री उस टाइम पे हुआ करते थे, वो सूरत उनका दौरा था, तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया कि आप ये करिए। तो उसको मैंने कंप्लीट किया। कंप्लीट होने के बाद ABTYP में मेरी एंट्री 2021 में होती है और सीधा मुझे MBDD का राष्ट्रीय सह प्रभारी बनाया जाता है। MBDD मेरे दिल के बहुत करीब रहा है और उस वक्त ऐसा था कि भारत सरकार के साथ मिलकर कोई भी संस्था ने ब्लड डोनेशन का कार्य नहीं किया। अच्छा। और उस बार ये चैलेंज आया था कि हमें भारत सरकार को इसमें कन्विंस करना है। तो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कनेक्टिंग द डॉट्स होते हैं, पढ़ाई कहाँ काम आती है। जी। तो मैंने सीरीज ऑफ हमने प्रेजेंटेशन दी हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ। अच्छा। 3 घंटे का हमारा प्रेजेंटेशन था ABTYP में विद हेल्थ मिनिस्ट्री और पूरे IAS ऑफिसर्स, हेल्थ सेक्रेटरी, निर्माण भवन दिल्ली में। उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि व्हाई ओनली यू NGO और आपके साथ हम क्यों मिले। उनको 3 घंटे मैंने कन्विंस किया। हितेश जी पांड्या हमारे थे और प्रभारी में से प्रभारी था, तो हमने उन्हें कन्विंस किया। और उसके बाद वी वर द ओनली NGO टिल नाउ जिनको भारत सरकार के लोगों के साथ ABTYP का लोगो इन ब्लड डोनेशन मिला जाता है। तो दैट वाज द ब्रेक थ्रू। और 2022 में हमने एक दिन में 2.5 लाख का यूनिट किया। 2.5 लाख यूनिट एक दिन में आपने किया, मतलब बिग, मतलब बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमें सम्मान मिला इसके लिए। अच्छा। 2023 में बहुत बढ़िया वापस हमने किया। 7 दिन पखवाड़ा में हमने 13,000 कैंप किए। अच्छा। 2024 में हमने NGO मीट किया भारत सरकार के साथ और हाल ही में 17 सितंबर 2025 जो गया है, इसमें एक दिन में 3.25 लाख यूनिट हमने अपने रिकॉर्ड को तोड़ा। तो ये 4 साल में चारों साल हमने इवेंट किया। मतलब आपने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा और आगे भी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लक्ष्य रिकॉर्ड नहीं था, लक्ष्य तो था कि हमें मानवता करना है। युवा शक्ति को हम इसमें फुल क्रेडिट देते हैं और पूरा भारत सरकार का जो सहयोग रहा उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास और वो मानवता के कार्य में हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। जब भारत सरकार
किसी काम में जुटती है या जुड़ती है आपके साथ, हाथ से हाथ सरकार के मिलते हैं, तो डेफिनेटली बहुत बड़े फायदे होते होंगे। लेकिन ये फायदे आम पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंचते? अक्सर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जनरल एनजीओ को पता नहीं होता, जनरल एनजीओ वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो जो एनजीओ इसको आपको सुन रहे होंगे, वो एनजीओ क्या ऐसा करे कि वहां तक पहुंच पाए कि उनको भी गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल सके? पूनम जी, अभी का सिनेरियो हमने बहुत पास से देखा है, हेल्थ मिनिस्ट्री को भी देखा है, यूथ मिनिस्ट्री को देखा है, बहुत कोऑपरेटिव हैं वो लोग। अच्छा। और अच्छे अगर अपने प्लान्स लेके जाते हैं तो दे आर रेडी टू एग्जीक्यूट। बस उनका एक ही रहता है कि हम इसे धरातल पर कैसे उतार सकें। बहुत सारी एनजीओस प्लान कर लेती हैं, लेकिन धरातल पर उतारने में उनको थोड़ा सा इशू आ सकता है। हमारे पास जो भी अब तक प्लानिंग की 2022 में, जैसे मैंने बताया 3 घंटा जो चला, तो उनका मेन कंसर्न यही था कि आप इसे ग्राउंड लेवल पर कैसे लाएं। तो जैसे हमारे इतनी ब्रांचेस हैं और इतनी युवा शक्ति है, उसके माध्यम से हमें करके दिखाया। मोस्टली आज जो भी एनजीओ इसमें सशक्त हैं, 100% मुझे ये यकीन है कि गवर्नमेंट साथ हमेशा आएगी अगर अपने प्रोजेक्ट लेकर जाएंगे। मतलब अच्छे प्रोजेक्ट होने पे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, 100%। ये आपका बिलीव भी है और आपका अनुभव भी है। 100%। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको अनुभव है, सिर्फ बिलीव नहीं है, अनुभव भी है। तो मैं इससे क्या समझूं सौरभ कि आने वाले समय में हम कहीं आपको राजनीति में देखेंगे? क्योंकि अभी युवा शक्ति की जहाँ बात होती है, राजनीति भी चाहती है, देश भी चाहता है कि हमारी युवा शक्ति आगे आए, और आपकी चूंकि वही उम्र, लगभग वैसी ही उम्र है जहाँ से राजनीति शायद आपको खींचना चाहेगी। नहीं पूनम जी, मेरा अब तक दूर दूर तक इसमें कोई भी नहीं ले सकता। अभी फिलहाल जो संकल्प लिए गए हैं, देश को बहुत जरूरत है युवा शक्ति की। अभी जो धर्म संघ का जो दायित्व लिया गया है, अभी वो इस पे पूर्ण निष्ठापूर्ण कार्य करने की अभी मेरी ख्वाहिश है। चलिए, मैं मानती हूँ कि आप धर्म संघ की ख्वाहिशें तो पूरा करेंगे ही, पर देश को भी बहुत जरूरत है युवा शक्ति की। तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ ऐसा मैजिक घटित हो, हम देख पाए कि कहीं ना कहीं राजनीति के फलक पे भी आपको चमकते हुए सितारे की तरह हम देख पाए। मैं ये जानना चाहूंगी, आपके भविष्य के सपने क्या हैं? देखिए, भविष्य के सपने 3 फोल्ड हैं। जैसे अगर फैमिली को देखें तो मैं अपने बच्चों का करियर देखता हूँ, वो लोग अपने चेस में कर रहे हैं, और आज की स्थिति में देखना चाहूँगा कि मैं ओवरऑल डेवलपमेंट उनका हो सके। बिजनेस में जहाँ पर मैं भी हूँ, हर व्यक्ति का रहता है कि बिजनेस उसका आगे बढ़े, तो एक उस हिसाब से बिजनेसमैन के हिसाब से मैं वो देखता हूँ। सामाजिक लाइफ में मैं अपना ये देखता हूँ, जैसे शॉर्ट टर्म अगर गोल बोलूँ तो अभी जो दायित्व लिया है 2 साल का, उसमें हम चाहते हैं कि हर युवा इसमें जुड़े और मुख्य धारा में हम सबको जोड़ पाएं। अध्यक्ष महोदय पवन जी मांडोत के नेतृत्व में अच्छा कार्य हम कर सकें आबाद यूथ में। और लॉन्ग टर्म गोल समाज में यही रहेगा कि एक श्रावक कार्यकर्ता बन के गुरुदेव के समक्ष, गुरुदेव के इंगित के हमेशा मैं अनुपालना कर सकूं। बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि आपके ये जितने गोल आपने बताए, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, सामाजिक जिम्मेदारियाँ और खुद के लिए जो जिम्मेदारी है वो बिजनेस में जैसा कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो, तो ये तीनों में एक तरफ पारिवारिक जिम्मेदारियां हर व्यक्ति के साथ होती है। देखिए, पारिवारिक जिम्मेदारियां, फिर सामाजिक जिम्मेदारियां और फिर बिजनेस की अपनी जिम्मेदारियां, और खुद के लिए कुछ ना कुछ टाइम खुद के लिए भी चाहिए। तो इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट क्या कहता है? देखिए, इसमें आपने आंसर ही उसी में बता दिया पूरा। टाइम मैनेजमेंट आप किस तरह से आपके टाइम को मैनेज कैसे करते हैं? मेरा टाइम मैनेजमेंट का रहता है इसमें, और फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी होती है कि फैमिली रहे, सेकंड बिजनेस रहे, और थर्ड सोशल लाइफ रहे। ये सीक्वेंस आपको हमेशा सेट रखना पड़ेगा जी। और उसके बाद सबसे पहले आप परिवार को देखते हैं। परिवार को, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ आजकल युवा वर्ग एक तरफ जैसे ही पढ़ता लिखता है विदेश उड़ जाता है, और दूसरी तरफ आप जैसे जो युवा हैं वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। ये बहुत बड़ी बात आज आपने इस मंच से कही, और मैं चाहती हूँ कि ये बात दूर तक जाए जी। सेकंड, बिजनेस को हमेशा देनी चाहिए प्रायोरिटी, क्योंकि यही एज है जिसमें ग्रो कर सकते हैं। और थर्ड, मैं हमेशा देखते हैं कि विद अगर आपको फैमिली परमिट करती है, अगर बिजनेस आपको परमिट करता है, वेल सेटल्ड है, तो आपको समाज को 100% समय देना चाहिए। और मेरे साथ भी यही हुआ, जैसे 15 साल मैंने बताया फैमिली और बिजनेस सेट करने के बाद, जब मुझे अंदर कॉल आया कि अब मुझे अब गिविंग बैक टू द सोसाइटी करना चाहिए, तो मैं इसमें आया। और क्वालिटी टाइम हमें देना है, ऐसे क्वांटिटी टाइम हम समाज सेवा में दें वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन क्वालिटी टाइम देकर हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं उसमें, और क्या अपना 100% दे सकते हैं, उसको अगर गोल बनाकर हम आगे बढ़े तो मेरे हिसाब से सार्थकता रहेगी। मतलब क्वालिटी टाइम होना चाहिए, चाहे आप परिवार में दें, चाहे आप समाज में दें, और चाहे आप बिजनेस में दें। जब आप क्वालिटी टाइम कहीं पर भी देंगे तो निश्चित रूप से कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे, और वही आपकी ग्रोथ को आगे लेकर के जाएगा। एक बात मुझे
ये जाननी है कि अभी का युवा, क्योंकि आप युवा से थोड़े ऊपर आ रहे हैं, आपने एक जो युवा जो यंग जनरेशन होती है वो पीढ़ी आपके पीछे चल रही है, तो आप क्या चाहते हैं उस पीढ़ी से कि वो कैसे आगे बढ़े, वो क्या सपने लेकर के जिए, या वो अपने आप को किस तरह से देखे कि मैं इस तरह से मुझे होना चाहिए, किस तरह से देखते हैं आप? आज के अगर हम बच्चों की बात भी कर लें या फिर जो जूनियर युवा जो जस्ट युवा कहते हैं, बहुत तेज गति से, बहुत उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। जरूरत है कि स्पीड के साथ हम उन्हें डायरेक्शन भी दें, एक सही डायरेक्शन के साथ आगे बढ़े। मेरा हमेशा से, मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा है कि ऑलराउंडर हमें बनना बहुत ज़रूरी है। पहले टाइम में क्या होता था कि हम खाली स्टडीज़ पर फोकस करते थे, आज ज़रूरत है कि हम ऑलराउंडर बने। बच्चों में भी हम देखते हैं कि पहले डॉक्टर और इंजीनियर का ही एक स्कोप हमेशा बताया जाता था, अभी ऐसा नहीं है। पैशन आप जो आपका है उसमें आप करियर भी बना सकते हैं। दूसरा, एक कंपटीशन की होड़ बहुत है, उसमें मैं चाहता हूं कि बच्चे या फिर जूनियर जो युवा है वो अपना बचपन ना खोए, क्योंकि मैं देखता हूं कि वो सिर्फ कंपटीशन की होड़ में लगे रहते हैं। तो जरूरत है कि तो यहाँ एक बात बताइए, जब एक तरफ हम बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें इस फील्ड में, चाहे आपका जैसे बेटा चेस खेल रहा है, डेफिनेटली आप उसको चाहेंगे कि वो स्टेट लेवल पे खेले, फिर इंडिया लेवल पे खेले, फिर तो वो जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर एक पेरेंट्स और एक बच्चा किस तरह से हैंडल करे कि वो स्मूथ हो जाए प्रेशर जरा सा? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पेरेंट्स का रोल रहता है एक अच्छा एनवायरनमेंट देना। प्रेशर करके कोई भी कार्य करवाना, मुझे नहीं लगता कि, ना मेरे ऊपर कभी प्रेशर हुआ है, इसीलिए जैसे अपब्रिंगिंग होती है वैसे ही आदमी उसको आगे फोल्ड कर, एक अच्छा उसको एटमॉस्फेयर दिया जाए, हेल्दी एटमॉस्फेयर दिया जाए, मोटिवेशनल एटमॉस्फेयर दिया जाए, उसकी ग्रोथ अपने आप आ जाती है। जैसे मेरे केस में ये लोग दोनों जन चेस कर रहे हैं, इनके इनर कॉल आ रहा है कि हमें आगे बढ़ना है, हम आगे इनको मोटिवेशन देते हैं, 100% वो जरूरी है, कहीं ना कहीं पुश भी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम प्रेशर देकर कोई कार्य किया जाए, वो किसी भी केस में कई बार नहीं कर पाता, उस समय आपको थोड़ा सा रुकना पड़ता है, थोड़ा सा उसको सहलाना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। आज का युग बहुत कंपटीशन का है, तो उसमें बचपन भी उनका ना खोए, वो भी हमें विशेष ध्यान देखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, साथ साथ मैं हमेशा हम लोग जुड़े हुए, तो आध्यात्मिक इंटेलिजेंस भी एक बहुत ज़रूरी है। बच्चे हमारे ज्ञानशाला में भी जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे मॉरल वैल्यूज़ और वे ऑफ लिविंग जो है बच्चों का, कहीं ना कहीं जैनिज्म से भी कोरिलेट किए जाए, ताकि सबकॉन्शियस माइंड, मतलब धर्म भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है और वे ऑफ लिविंग का जरूरी है। ये एक धर्म के एंगल से भी है और एक वे ऑफ लिविंग भी जो आज चल रही है। सबकॉन्शियस माइंड में जो बचपन में रहेगा, आने वाले समय में वो बहुत अच्छा सक्सेस कर सकता है, ये ऐसा मेरा मानना है। मतलब आपके हिसाब से एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए आपको पेशेंस भी चाहिए, आपको गति भी चाहिए, आपको समय का मैनेजमेंट भी चाहिए, आपके अंदर भीतर उत्साह, पॉजिटिविटी वो भी होनी चाहिए, और फिर आप स्मूथली अपने गोल को लेते हुए आगे बढ़े। ऐसा आपने जैसा कि लगभग बताया मुझे, तो मुझे लगता है इतनी सारी चीज़ें जिस शख्सियत में होती है, डेफिनेटली वो खुद कितना अच्छे से ग्रोथ करता है ये हम जानते ही हैं, हम समझते ही हैं। और सौरभ जी पटावरी जो मेरे साथ आज थे, उन्होंने बताया अपनी लाइफ के बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में, अपने गोल के बारे में, और हमने उनसे कुछ सीखा, कुछ पाया, कुछ उनकी लाइफ के बारे में जाना, और कुछ जो अनछुआ रहा होगा आने वाले भविष्य में उनके सारे सपने जैसा कि उन्होंने सोच रखे होंगे बिल्कुल साकार हो, इसी शुभकामना के साथ हम उनसे विदा लेते हैं। धन्यवाद सौरभ जी, बहुत आभार, धन्यवाद।